चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर इसकी ऊर्जा की जरूरतें इसे एक बड़ी कमजोरी की तरफ भी धकेलती हैं। आइए समझते हैं कि ऊर्जा संप्रभुत्व भारत के भविष्य के लिए इतनी जरूरी आखिर है क्यों। 85%, ये एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है। भारत अपने देश को चलाने के लिए 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ तेल पर ही नहीं रुकती। देश की आधी से ज्यादा प्राकृतिक गैस भी आयात की जाती है, जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय कमजोरी पैदा करती है। तो ये जो निर्भरता है, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक्स का आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और इसीलिए ऊर्जा संप्रभुता का ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आखिर इस निर्भरता की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए इसे जरा आंकड़ों में देखते हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत के कुल इंपोर्ट बिल का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी खरीदने में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, जो देश के विकास पर सीधा असर डालता है। और ये जो कमजोरी है ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई कितनी नाजुक हो सकती है। ये 5 बड़े मौके हैं। इन्होंने बार बार दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की तस्वीर बदली है और हर बार एक बहुत कड़ा सबक सिखाया है। तो इन सारी घटनाओं से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एनर्जी के मामले में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, वो तभी हुए जब कोई बहुत बड़ा संकट सिर पर आ पड़ा। मतलब हमने मजबूरी में कदम उठाए हैं, दूरदर्शिता से नहीं। अब देखिए, एक तरफ तो हम एनर्जी ट्रांजिशन की इतनी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती है। पूरी दुनिया में आज भी 80% से ज्यादा एनर्जी की जरूरत जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से ही पूरी होती है। और ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है। दुनिया का 90% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन आज भी हाइड्रोकार्बन पर ही दौड़ रहा है। मतलब हमारी निर्भरता कितनी गहरी है, ये इससे पता चलता है। ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात की याद दिलाता है। देखिए, एनर्जी में बदलाव लाना एक लंबा सफर है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप बस ऑन या ऑफ कर दें। तो इस सच्चाई को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक खास सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत एक 5 पिलर वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। ये हैं कोयला गैसीकरण, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला पिलर है कोयला गैसीकरण। इसका सीधा सा मकसद है कि भारत के पास जो कोयले का इतना बड़ा भंडार है, उसे नई टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाए, ताकि बाहर से आने वाली गैस पर हमारी निर्भरता कम हो। दूसरा पिलर बायोफ्यूल। इसके तो दोहरे फायदे हैं। एक तरफ तो ये हमारा इंपोर्ट बिल कम करता है, और दूसरी तरफ ये सीधा किसानों की जेब में पैसा डालता है और हमारी जमीन की सेहत भी सुधारता है। तीसरा पिलर है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं मिलती, तो ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए एक ऐसे पावर सोर्स की जरूरत है जो भरोसेमंद हो और कार्बन भी ना पैदा करे। यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। चौथा पिलर है ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर एक शब्द बहुत जरूरी है, संप्रभु ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब लक्ष्य सिर्फ हाइड्रोजन बनाना नहीं है, बल्कि उसे बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइजर से लेके स्टोरेज तक, वो भी अपनी हो, ताकि कल को हम किसी और देश पर निर्भर ना रह जाएं। और पांचवां और आखिरी पिलर है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसे आप एक तरह से प्रकृति की बनाई हुई विशाल बैटरी समझ सकते हैं। जब सूरज नहीं चमक रहा या हवा नहीं चल रही, तब यह सिस्टम ग्रिड को जरूरी बैकअप और स्थिरता देता है, बिल्कुल एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर ये बदलाव कैसे दिखने भी लगे हैं। भारत ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। देखिए, अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में काफी तरक्की हुई है। किसी एक रीजन पर निर्भरता को जानबूझकर कम किया गया है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो 5 पिलर हैं, ये कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। असल में यही भारत के आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की असली रीढ़ है। तो आने वाले कल का सबसे कीमती रिसोर्स तेल नहीं होगा, बल्कि वो होगी ऐसी एनर्जी जो बिना रुके मिले, सस्ती हो और सबसे जरूरी अपने ही देश में बनी हो।
दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई है, उसने हमें एक मौका दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर दूरदर्शिता से काम करेगा या फिर किसी संकट का इंतजार करेगा।